आज हम लोग पढ़ेंगे सिविक्स में। अब तक हम लोग देखे थे लोकतंत्र और विविधता में। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है उसी में सामाजिक विभाजनों का राजनीतिक। आशा करते हैं पहले पढ़ने से पहले मेरा आप लोग पढ़ चुके होंगे और पढ़ने के बाद भी इसको पढ़िएगा। तरीका ही वैसा ही होता है क्योंकि ठीक है। आइए पढ़ते हैं सामाजिक विभाजनों की राजनीति। सामाजिक विभाजन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। बोल रहा है सामाजिक विभाजन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करता है। पूछ रहा है राजनीति का इन सामाजिक विभाजनों से क्या लेना देना है, और बोल रहा है कि राजनीति का सामाजिक विभाजन से क्या लेना देना है। पहली नजर में तो राजनीतिक और सामाजिक विभाजनों का मेल बहुत खतरनाक और विस्फोटक लगता है। पहली नजर में हम देखते हैं तो राजनीतिक और सामाजिक विभाजन का दोनों का जो मेल होता है बहुत विस्फोटक और खतरनाक, मतलब अच्छी ढंग से नहीं हो पाता। लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदिता का माहौल होता है। लोकतंत्र में हम जो हमारे राज्य में जो देश में जो लोकतंत्र है उसमें विभिन्न राजनीतिक पार्टियों जो बहुत सारे पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदिता, मतलब उनके बीच बहुत सारे लड़ाव का माहौल हो जाता है, तो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। इस प्रतिद्वंदिता के कारण कोई भी समाज फूट की सरकार बन सकता है। बोल रहा है कि इस प्रतिद्वंदिता के कारण, मतलब इस लड़ाई के कारण कोई भी सरकार टूट सकता है। ठीक है। अगर राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभाजनों के हिसाब से राजनीतिक होड़ करने लगे तो इसमें सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल सकता है और ऐसे में देश विखंडन की तरफ जा सकता है। ऐसा कई देशों में हो चुका है। बोल रहा है कि अगर राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभाजनों के हिसाब से, जो हमारे समाज में मौजूद विभाजन है, राजनीतिक विभाजन है, उसके हिसाब से अगर चलते हैं तो राजनीतिक में बहुत सारे टकराव आ सकते हैं और इसके कारण राज्य टूट सकता है। और ये भी कई देशों में हो चुका है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं परिणामों का दायरा। इससे क्या क्या परिणाम आते हैं वो सब देखते हैं। उत्तरी आयरलैंड का एक ही उदाहरण ले जिसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। ग्रेट ब्रिटेन का यह हिस्सा काफी लंबे समय में हिंसा, जातीय कटुता और राजनीतिक टकराव की गिरफ्त में रहा है। बोल रहा है कि उत्तरी आयरलैंड का एक उदाहरण लिया है जिसके उदाहरण के तौर पर ग्रेट ब्रिटेन का यह बहुत बड़ा हिस्सा है और ये लंबे समय तक हिंसा, जातीय कटुता पे संघर्ष किया हुआ है। यहाँ की आबादी मुख्यतः ईसाई ही है, पर वह इस धर्म को दो प्रमुखों पंथों के बारे पूरी तरह बटी है। बोल रहा है कि यहाँ के लोग बहुत ज्यादातर क्या है, ईसाई धर्म के हैं और धर्म के आधार पर इनमें दो तरह की कटुता, मतलब पूरी तरह बटी हुई है। इनके पंथों को, जो ईसाई धर्म के जो पंथ है उनको दो तरह में बांट दिया है। कौन कौन चीज में बांटे हैं। 53% आबादी प्रोटेस्टेंट है जबकि 44% रोमन कैथोलिक में बांट दिया गया है। ठीक है। कैथोलिक तथा प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट पार्टियों करती है। कैथोलिक का प्रतिनिधित्व मतलब उनको इनका देखरेख कौन करता है, नेशनलिस्ट पार्टियां करती है। इनकी मांग है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाया जाए जो कि मुख्यतः कैथोलिक बहुलक है। बोल रहा है कि कैथोलिक समुदायों को उनका यह मांग था कि आयरलैंड को, जो उनका जो देश है आयरलैंड है, उनको आयरलैंड गणराज्य से एक साथ मिला दिया जाए क्योंकि आयरलैंड गणराज्य में बहुत सारे कैथोलिक बहुलक वहां पे उपस्थित है, इसलिए उन दोनों को मिला दिया जाए। उनका वो मांग था। अब प्रोटेस्टेंट का देखते हैं। प्रोटेस्टेंट लोगों का प्रतिनिधित्व यूनियनिस्ट पार्टियां करती है जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहने के पक्ष में है क्योंकि ब्रिटेन मुख्यतः प्रोटेस्टेंट देश है। बोल रहा है कि अब प्रोटेस्टेंट के बारे में बोल रहा है कि वो उनका प्रतिनिधित्व, उनका देखरेख कौन करता है, यूनियनिस्ट पार्टियां करती है जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ में मिला हुआ है, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन में बहुत सारे क्या है, प्रोटेस्टेंट देश में वहां पे है, मौजूद है। वहां पे यूनियनिस्टों और नेशनलिस्टों के बीच लड़ने वाले हिंसक टकराव में ब्रिटेन के सुरक्षा बलों सहित सैकड़ों लोग और सैनिक के जवान मारे जा चुके हैं। बोल रहा है जो ये दो पार्टियां थी, यूनियनिस्टों और नेशनलिस्ट पार्टियां, दोनों एक दूसरे के बीच में टकराव आने लगे, दोनों एक बीच में झगड़ने लगे क्योंकि एक ही राज्य में दो तरह के ये क्या बोलते हैं, दो तरह की पार्टियां रहेंगी तो एक दूसरे में टकराव होगा ही होगा। तो उनके बीच में टकराव हुआ और उन टकराव के बीच में ब्रिटेन के बहुत सारे सुरक्षा बल, जितने आर्मी वगैरह सैकड़े लोग थे, बहुत सारे मारे गए। उनकी जो सेना थे बहुत सारे मारे गए।
1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच शांति समझौता हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन बंद करने की बात स्वीकार की। बोल रहा है कि 1998 में जब तक वो लड़ते रहे, उनके बाद बीच में उन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ कि उनके बीच में क्या समझौता हुआ कि बीच में शांति समझौता हुआ, जिससे दोनों पक्षों में हिंसक आंदोलन बंद करने की बात स्वीकार की। एक दूसरे को वो एग्री किए कि अब हम नहीं लड़ेंगे, वहां पे झगड़ा समाप्त किया जाता है। दोनों एक दूसरे में समर्थक थे। युगोस्लाविया में कहानी का ऐसा सुखद अंत नहीं हुआ। युगोस्लाविया वे भी एक तरह की पार्टी है, वे भी एक तरह की देश है कि वहां की कहानी ऐसी थी कि इस तरह का सुखद अंत वहां पे नहीं हो पाया था। वहां धार्मिक और जातीय विभाजन के आधार पर शुरू हुई राजनीतिक होड़ में युगोस्लाविया कई टुकड़ों में बट गया। वहां पे क्या हुआ था, वहां पे भी झगड़े हुए थे, और लेकिन ये यूनियनिस्ट पार्टियां और नेशनलिस्ट पार्टियां की तरह वो एकजुट नहीं हो पाया, वो बहुत सारे विखंडित हो गए थे, वहां पे वो टूट चुके थे। ऐसे उदाहरणों के आधार पर कुछ लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि राजनीति और सामाजिक विभाजन का मेल नहीं होना चाहिए। बोल रहा है कि ऐसे उदाहरण के तौर पर ये दो उदाहरण हमने पढ़ा, उसके उदाहरण के तौर पर लोग कहते हैं कि राजनीतिक और सामाजिक विभाजन का मेल नहीं करना चाहिए। यहाँ तक हम लोग देखें, बीच में एक कहानी दिया है बुल्गारिया के बारे में, वो आप लोग खुद पढ़िएगा, ठीक है। उनका मानना है कि सर्वश्रेष्ठ स्थिति यह है कि समाज में किसी किस्म का विभाजन ही ना हो। वे लोग बोल रहे हैं कि समाज में किसी भी चीज का विभाजन ना हो। अगर किसी देश में सामाजिक विभाजन है तो उसे राजनीतिक में अभिव्यक्त ही नहीं होने देना चाहिए। अगर बोल रहा है कि अगर समाज में विभाजन है भी तो उसे राजनीतिक में अभिव्यक्त राजनीतिक तौर पर उसे नहीं लाना चाहिए। पर इसके साथ यह भी सच्चाई है कि राजनीतिक में सामाजिक विभाजन है, पर इसके साथ यह भी सच्चाई है कि राजनीतिक में सामाजिक विभाजन की हर अभिव्यक्ति फूट पैदा नहीं कर सकता। पर ये बोल रहा है कि हर कोई, ये भी सच्चाई है कि राजनीतिक में सामाजिक विभाजन हर कोई फूट पैदा नहीं करता, मतलब टकराव ही सिर्फ नहीं लाता है। हमने पहले भी देखा है कि दुनिया के अधिकतर देशों में किसी न किसी किस्म का सामाजिक विभाजन है, और ऐसे विभाजन राजनीतिक शकल भी अख्तियार करते ही है। बोल रहा है कि हमने ऐसे बहुत सारे देश देखे हैं जिसमें अधिकतर देशों में किसी न किसी किस्म का सामाजिक विभाजन होता ही होता है, ठीक है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजनों की बात करना तथा विभिन्न समूहों से अलग अलग वायदे करना भी स्वाभाविक बात है। बोल रहा है कि लोकतंत्र में जो राजनीतिक तौर पे जो सामाजिक विभाजन का जो बात चलता है, और उसमें जो सामाजिक समूहों में जो अलग अलग जो वायदे किए जाते हैं, वे एक स्वाभाविक तौर पर कहलाता है। विभिन्न समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करना और विभिन्न समुदायों को उचित मांगों और जरूरतों को पूरा करने की नीतियां बनाना भी इसी कड़ी का हिस्सा है। बोल रहा है कि बहुत सारे समुदायों के उचित प्रतिनिधित्व जो होते हैं, इन्हें देने का प्रयास करना, उन्हें सत्ता सौंपना, उनके लिए चुनाव करना, उन्हें सत्ता सौंपना, और विभिन्न समुदायों के उचित मांग जो हम लोग मांग करते हैं, उन्हीं मांग को, जरूरत को पूरा करने के लिए हम उन्हें चुनते हैं। यही चीज बोल रहा है, यही नीतियां बनाने के लिए भी इसी कड़ी का हिस्सा, मतलब इन्हीं सामाजिक विभाजनों के तौर पर ही ये सब होता है। अधिकतर देशों में मतदान के स्वरूप और सामाजिक विभाजनों के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है। बोल रहा है कि अधिकतर देशों में मतदान के स्वरूप में एक प्रत्यक्ष संबंध, मतलब एक सच्ची अच्छाई संबंध दिखाई देती है। इसके तहत एक समुदाय के लोग आमतौर पर किसी एक दल को दूसरे के मुकाबले ज्यादा पसंद करते हैं और उसी को वोट देते हैं। बोल रहा है, आइए पहले पढ़ लेते हैं। कई देशों में ऐसे पार्टियां हैं जो सिर्फ एक ही समुदाय पर ध्यान देते हैं और उसी के हित में राजनीति करते हैं, पर यह इसका परिणति देश के विखंडित में नहीं होता। बोल रहा, यहाँ पे बोला है कि इसके तहत में जो समुदाय है वे क्या करते हैं, वे अपना चुनाव किस तौर पर करते हैं। वे पहले सारे समुदाय को देख लेते हैं और परख लेते हैं, उसके बाद ही उनका चुनाव करते हैं जो हमारे हित में रहेगा, जो हमारे पार्टियों पर ध्यान दे और जो हमारे सिर्फ एक ही समुदाय पर ध्यान देता हो, उसी को वोट देते हैं वे लोग।
पर इसकी साबित परिणति देश के विखंडित में नहीं होता, पर इसका परिणति क्या होता है, मतलब इसका परिणाम क्या निकलता है, देश विखंडित नहीं होता। 3 आयाम यहाँ पे दिए गए हैं सामाजिक विभाजनों के तौर पर। आइए देखते हैं। सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणाम 3 चीजों में निर्भर करता है। सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम किन 3 चीजों पर ही निर्भर करता है सिर्फ। पहली चीज है लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। अगर लोग खुद को सबसे विशेष और अलग मानने लगते हैं तो उनके लिए दूसरे के साथ तालमेल बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बोल रहा है कि पहला चीज क्या है यहाँ पे, लोगों के प्रति अपना सम्मान बढ़ाना, अपना पहचान बढ़ाना। अगर मैं अपने आप को खुद में सर्वश्रेष्ठ समझूंगा तो दूसरे से क्यों बात करने जाऊंगा। मेरे अंदर ये भावना आ जाएगी कि मैं अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हूँ तो मैं दूसरे से क्यों संबंध रखूंगा, मैं दूसरे से क्यों बात करूंगा। लेकिन सामाजिक विभाजन में ये पहला ही चीज बोला गया है कि सबके प्रति पहचान बढ़ाना। ठीक है। जब तक उत्तरी आयरलैंड के लोग खुद को सिर्फ प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के तौर पर देखते रहे तब तक उनका शांत हो पाना संभव नहीं था। यहाँ पे भी बोल दिया कि पहले उदाहरण के तौर पर हम लोग देख चुके हैं कि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के जब 2 अलग अलग लड़ रहे थे तब वो उनकी अलग अलग क्या बोलते हैं सामाजिक विभाजन के तौर पर वो अपने ये समुदाय के तौर पर लड़ रहे थे। लेकिन वे जब एकजुट हो गए तो वे उनका ये प्रतिद्वंदिता खत्म हो चुका था, उनके झगड़े खत्म हो चुके थे। यही चीज बोल रहा है। अगर लोग अपनी बहुस्तरीय पहचान के प्रति सचेत हैं और उन्हें राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा या सहयोग मानते हैं तब कोई समुदाय नहीं होता, तब कोई समस्या नहीं होता। जैसे बेल्जियम के अधिकतर लोग खुद को बेल्जियाई ही मानते हैं, भले ही वे डच या जर्मन बोलते हो। इन नजरिए से उन्हें साथ साथ रखने में मदद मिलती है। हमारे देश में भी ज्यादातर लोग अपनी पहचान को लेकर ऐसे ही नजरिए रखते हैं। वे खुद को पहले भारतीय मानते हैं, फिर किसी देश, क्षेत्र, भाषा, समुदाय और धार्मिक और सामाजिक समूह का सदस्य मानते हैं। यहाँ पे बोल दिया है कि एक तौर पर मैंने अपना उदाहरण लेके बोला था कि मैं अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान के दूसरे से ना बात करूं, और दूसरी तरफ ये उदाहरण लिया गया है कि सबको एक समान मानते हुए, सबके एक साथ चलते हुए वे पहले अपने समुदाय के एकता के तौर पर देखे। पहले यहाँ पे हम लोग खुद यहाँ पे बोला है कि वे खुद को पहले भारतीय मानते हैं। हम लोग अपने आप को खुद को पहले भारतीय मानते हैं, फिर उसके बाद अपने देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने भाषा के तौर पर अपने समुदाय को व्यक्त करते हैं। लेकिन पहले अपने आप को खुद को पहले भारतीय ही सब बोलते हैं। ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज यह है कि किसी समुदाय की मांग को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। संविधान के दायरे में आने वाली और दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुंचाने वाली मांग को मान लेना आसान है। श्रीलंका में बोल रहा है कि यहाँ पे संविधान के दायरे में, मतलब जो संविधान के दायरे बोल रहा है, मतलब जो उनका जो रेखा है जिसे ना क्रॉस कर पाए हम, उसके दायरे में ही हम दूसरों के नुकसान ना पहुंचाने वाली मांग को हम मांग सकते हैं। ठीक है। श्रीलंका केवल सिन्हलियों के लिए, जो श्रीलंका है उसमें क्या मांग की थी कि तमिल समुदाय की पहचान और हितों के खिलाफ थी। श्रीलंका में तमिल ये समुदाय सारे तमिल समुदाय के तौर पर खिलाफ थे, इसलिए वे क्या मांग किए थे कि वहां पे केवल सिन्हलियों को ही वोट दिया जाए और दूसरी बात कि सब चीज सिन्हलियों पर ही सीमित था। यूगोस्लाविया में विभिन्न समुदायों के नेताओं ने अपनी जातीय समूहों की तरफ से ऐसी मांग रख दी जिन्हें एक देश की सीमा के भीतर पूरा करना असंभव था। यहाँ पे यूगोस्लाविया में जो संघर्ष चला था उसके समुदाय के तौर पर नेता ने एक ऐसी मांग कर दी थी जो देश की सीमा के भीतर पूरा होना असंभव कहला रहा था। तीसरा यहाँ पे चीज बोल रहा है सरकार का रुख। सरकार का रुख मतलब क्या होता है, सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। जो पहली और दूसरी जो मांग दर्शाया गया है वे तीसरे के तौर पर सरकार उन्हें कैसे व्यक्त करती है, वे चीज बोला जा रहा है। यह भी महत्वपूर्ण है, जैसा कि हमने बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरणों में देखा। अगर शासन सत्ता में साझेदारी करने का तैयार हो और अल्पसंख्यक समुदाय भी उचित मांग को पूरा करने के प्रयास ईमानदारी से किया जाए तो सामाजिक विभाजन मुल्क के लिए खतरा नहीं बनते। बोल रहा है कि यहाँ पे जो श्रीलंका के जो उदाहरण के तौर पर हम लोग देखते हैं, जो सत्ता के जो साझेदारी करने के तौर पर जो मांग की गई थी
श्रीलंकाई लोगों ने, उनके तौर पर वे अच्छे से मांग को पूरा करके और उसे विभाजन मुल्कों के खतरा ईमानदारी के तौर पर उसे पूरा कर दिया जाए तो वहां पे विभाजन के तौर पर बंटवारा नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा। ठीक है। अगर शासन राष्ट्रीय एकता के नाम पर किसी ऐसी मांग को दबाना शुरू कर देता है तो अक्सर उल्टे और नुकसानदेह परिणाम ही निकलते हैं। अगर जब बोल रहा है कि शासन के तौर पर एकता के नाम पर दूसरों को दबाया जाए तो वहां पे परिणाम के तौर पर नुकसान ही सिर्फ निकलता है। ताकत के दम पर एकता बनाए रखने की कोशिश अक्सर विभाजन की ओर ले जाता है। ताकत के तौर पर एकता जब बनता है तो वहां पे सिर्फ विभाजन ही विभाजन होता है, एकता नहीं बन पाता है। इस तरह किसी देश में सामाजिक विभिन्नताओं पर गौर देने की बात को हमेशा खतरा मानकर नहीं चलना चाहिए। बोल रहा है कि इस तरह के सामाजिक विभाजन को जो हम देख चुके हैं इतने सारे, उसके तौर पर हमें सिर्फ खतरा का मानकर ही नहीं चलना चाहिए, उससे फायदे भी होते हैं। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति के सामान्य बात है, अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है। बोल रहा है कि लोकतंत्र के सामाजिक विभाजन की जो राजनीतिक है, वो जो अभिव्यक्त करते हैं राजनीतिक तौर पर, वो एक सामान्य बात है और यह एक स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी हो सकता है। और यह क्या है, हो सकता है स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी हो सकता है। इसी से विभिन्न छोटे सामाजिक समूह हाशिए पर पड़ी जरूरतों और परेशानियों को जाहिर करते हैं और सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। बोल रहा है कि इसी तौर पर जो छोटे समुदाय के जो लोग होते हैं वे अपने नुकसान को जाहिर करते हैं, दिखाते हैं सत्ता के तौर पर उनके सामने, नेताओं लोगों के सामने, तो वो उनका नजर अपने ओर खींचने का प्रयास करते हैं। राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजन के बीच संतुलन पैदा करने का काम भी करती है। बोल रहा है कि राजनीतिक में जो विभिन्न तरह के जो सामाजिक विभाजन हुए हैं उसके तौर पर संतुलन पैदा करने का भी काम करता है। जो बहुत सारे समुदाय हैं, जो बहुत सारे सामाजिक विभाजन हुआ है तो उसके तौर पर उन्हें संतुलन भी करना पड़ता है। इसके चलते कोई भी सामाजिक विभाजन एक हद से ज्यादा उग्र नहीं हो पाता है। इसके चलते क्या होता है कि कोई भी समुदाय, एक इकलौता समुदाय कोई भी उससे अपने सीमा से ऊपर नहीं उठ पाता है। ठीक है, सबको एक सीमित रखा जाता है। इस स्थिति में लोकतंत्र मजबूत ही होता है। इस स्थिति में हम लोग का लोकतंत्र क्या होता है, और भी मजबूत हो जाता है। पर विभिन्नता के प्रति सकारात्मक नजरिए रखना और सभी चीजों में साहित्य करने की इच्छा रखना इतना आसान मामला नहीं है। बोल रहा है कि विभिन्नता के तौर पर प्रति सकारात्मक जो अच्छाइयां है, जो नजरिया अच्छी नजरिया है रखना, सभी चीजों के समाहित करने, मतलब सभी चीजों को ले दे के चलने के लिए वो एक आसान बात नहीं होता है। जो लोग खुद को वंचित, उपेक्षित और भेदभाव का शिकार मानते हैं उन्हें अन्याय के संघर्ष भी करना पड़ता है। जो लोग खुद को वंचित, उपेक्षित मतलब क्या होता है, खुद को अच्छा और खुद को वंचित और उपेक्षित, यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ लोग खुद को वंचित, उपेक्षित और भेदभाव का शिकार मानते हैं, उन्हें अन्याय से संघर्ष भी करना पड़ता है। बोल रहा है कि जो लोग खुद को अपने छोटे समुदाय के तौर पर वंचित और उपेक्षित में, यहाँ पे मतलब बोल रहा है, इसको हम लोग मान सकते हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि जो लोग खुद को ठगा हुआ या कुछ भी तौर पर बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो धोखा खाए हुए जो व्यक्ति लोग होते हैं उनको भेदभाव का शिकार करना ही पड़ता है। ठीक है, उन्हें अन्याय का संघर्ष भी करना पड़ता है, उन्हें अन्याय का भी संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे लड़ाई अक्सर लोकतंत्र रास्ता ही अख्तियार करते हैं। ऐसे लड़ाई को अक्सर कहाँ होता है, लोकतंत्र रास्ता में ही आप लोग को मिलता है। लोग शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी मांग को उठाते हैं। लोग शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपने मांग को उठाते हैं और चुनावों के माध्यम से उसके लिए दबाव बनाते हैं और चुनाव के माध्यम से अपने मांग को दबाव बनवाते हैं, उसका समाधान पाने का प्रयास करते हैं, उनका समाधान पाने का प्रयास करते हैं। कई बार सामाजिक असमानताएं इतनी ज्यादा गैर बराबरी और अन्याय वाली होती है कि उनको स्वीकार करना असंभव है। बोल रहा है कि कई बार जो सामाजिक असमानताएं हैं, जो असमानताएं हैं, इतनी ज्यादा गैर बराबरी का हो जाता है, जो गलत तौर पर होता है, उसका अन्याय और अन्याय वाली होती है कि उनका स्वीकार करना असंभव कहलाता है। ऐसी गैर बराबरी
और अन्याय के खिलाफ होने वाली संघर्ष कई बार हिंसा का रास्ता भी अपना लेते हैं और शासन के खिलाफ उठ खड़ा होते हैं। बोल रहा है कि ऐसे जो गैर बराबरी के अन्याय है, जो अन्याय के खिलाफ जो होते हैं, जो संघर्ष कर रहे होते हैं, उनके तौर पर रास्ता पर हम अपने रास्ता को किस ओर लेके जाते हैं? जो संघर्ष की ओर लेके जाते हैं। ठीक है, शासन के खिलाफ उठ खड़ा होते हैं हम लोग। इतिहास बताता है कि ऐसा तमाम गड़बड़ियों की पहचान करने के और विविधता को समाहित करने का लोकतंत्र ही सबसे अच्छा तरीका है। बोल रहे हैं कि ऐतिहासिक तौर पर यह बताया जा रहा है कि जो ये सामाजिक तौर पर जो गड़बड़ियां होती है, जो पहचान करने की जो विविधता को जो तौर होता है, सामाजिक तौर पर होता है, उनका सबसे अच्छा तरीका कौन होता है? लोकतांत्रिक ही अच्छा तरीका कहलाता है। इस प्रकार हम लोग का लेसन समाप्त होता है। इसको आप लोग फिर से एक बार पढ़िएगा, ठीक है, एक बार क्लियर सब चीज पढ़िएगा, सब चीज समझ में आएगा। बहुत अच्छे तरीके से लेसन समझाया गया है, बहुत अच्छे तरीके से ये लेसन है, अच्छा भी लेसन है, इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। और 1 से 2 बार ज्यादातर पढ़ लीजिएगा इसको। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन आंसर बनाने बैठिएगा और सब क्वेश्चन आंसर अभी तक हम 3 लेसन पढ़ चुके हैं, सारे का क्वेश्चन आंसर आपका कॉपी में नोट डाउन रहना चाहिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन आंसर को नोट डाउन करना है। जो ना समझ में आए आप उसको मैसेज के थ्रू टेक्स्ट आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। अभी का जो परिस्थिति चल रहा है, अभी बहुत खराबी परिस्थिति चल रहा है। इसके तौर पर हम लोग देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग घर में ही रहिए, तो सुरक्षित रहिएगा, बाहर ना निकले, ना मात्रा जब जरूरत पड़े तभी निकलिए, ठीक है। अगर घर में है आप लोग तो उस टाइम का फायदा उठाइए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग घर में है तो फिर अपने जरूरतों को नकार दे। ये सब जरूरत वाली चीज है। अभी जो मौका है उसमें ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने का कोशिश सब कोई करता है। इसलिए आप लोग को भी बोला जाएगा कि पहले के मुताबिक अभी के तौर पर ज्यादा से ज्यादा कुछ पढ़ने का कोशिश कीजिए, ठीक है। सभी लोगों के मुताबिक कुछ ज्यादा करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। थैंक यू।